हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर एलपीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात हमने पिछली क्लास में की थी कि एलपीपी के भाग कौन कौन से होते हैं और एलपीपी को सॉल्व करते समय हम किन वेरिएबल की आवश्यकता होती है। तो सिलेक्ट वेरिएबल, सरप्लस और आर्टिफिशियल, यानी न्यूनतापूर्वक चर, आधिक्यपूर्वक चर और कृत्रिम चर। फिर स्टूडेंट हमने वेक्टर्स की बात की थी कि उसके लिए एंट्रिंग वेक्टर और डिपार्टिंग वेक्टर की हमें भी आवश्यकता होगी। तो एंट्रिंग वेक्टर और डिपार्टिंग वेक्टर किस प्रकार से करते हैं और की एलिमेंट क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था। अब देखते हैं स्टूडेंट, प्रॉब्लम हमें एग्जाम में किस प्रकार मिलती है सॉल्व करने को। तो देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो कोर्स में है वो मेथड है सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, ओनली फॉर सिंप्लेक्स एल्गोरिथम मेथड दिया गया है एलपीपी को सॉल्व करने का स्टूडेंट अपने कोर्स में। तो एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। तो स्टूडेंट, एलपीपी दी गई है मैक्सिमम z, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है स्टूडेंट 5x1 प्लस 3x2, सब्जेक्ट टू कंडीशन दी गई है स्टूडेंट हमें 3x1 प्लस 5x2 लेस देन 15, एंड सेकेंड कंडीशन दी गई है 5x1 प्लस 2x2 लेस देन 10 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, ये हमें एक समस्या दी गई है, लीनियर प्रॉब्लम दी गई है। तो इसे तो सबसे पहले स्टूडेंट हम प्रतिबंध जो है समीकरण हैं उनको समीकरण में चेंज करेंगे। तो देखो किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। तो दी एलपीपी की प्रतिबंध समीकरणों को समीकरण में बदलने के लिए प्रत्येक समीकरण में क्रमशः x1 और x2 वेरिएबल है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वेरिएबल मैं लेता हूँ x3 व x4 जोड़ते हैं। अतः परिवर्तित चेंज्ड एलपीपी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? मैक्सिमम z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, एंड स्टूडेंट जो यहाँ पे हमने न्यूनतापूर्वक चर स्टूडेंट जोड़े, तो x1 और x3 न्यूनतापूर्वक चर जोड़े हैं, तो उनकी जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू होगी स्टूडेंट वो होंगी 0। तो x3 0.x4। फिर बात आती है स्टूडेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन 3x1 प्लस 5x2 प्लस x3 इक्वल टू 15, 5x1 प्लस 2x2 प्लस x4 इक्वल टू 10 एंड x1 x2 x3 एंड x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया। तो ये एलपीपी जो चेंज फॉर्म है वो हमें प्राप्त इस प्रकार से हुई। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसके लिए। तो प्रतिबंध कांस्टेंट सिस्टम यानी प्रतिबंध निकाय की कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी गुणांक मैट्रिक्स क्या होगी स्टूडेंट? ए इक्वल टू स्टूडेंट जो गुणांक मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? 3 5, x1 का यहाँ कोफिशिएंट 1 एंड x4 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0। फर्स्ट कांस्टेंट में, सेकंड कांस्टेंट में 5 2 एंड x3 का यहाँ कोफिशिएंट क्या है? x3 का पता नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है? 0 एंड 1। तो स्टूडेंट, हम इन्हें मान सकते हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4 माना से। तो सिंस
स्टूडेंट यहाँ पे प्रतिबंध कितने थे, 2 प्रतिबंध रेखाएं जो लीनियर इक्वेशंस थी, तो उसके अकॉर्डिंग I2 यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4। तो हम लिख सकते हैं, अतः इनिशियल बेस प्रारंभिक आधार बेस अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4। स्टूडेंट कोमा नहीं लगती क्योंकि यह मैट्रिक्स फॉर्म होती है, तो हम यहाँ वापस लिखते हैं बी इक्वल टू अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4 तथा सिंप्लेक्स सारणी निम्न है। तो स्टूडेंट हम अब इसको सिंप्लेक्स सारणी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी सॉल्व करने के लिए जो प्रारंभिक कंडीशंस थी वो हमने अप्लाई की और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। तो अब देखो इसको सॉल्व किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एक टेबल बनाएंगे जो सभी सवालों के लिए सेम होगी स्टूडेंट। तो ये अपने पास जो टेबल होगी इसका जो स्टूडेंट जो जिस प्रकार से है वो हमें याद रखनी है कि LPP का सवाल आए तो टेबल हमेशा सेम रहेगी। तो देखो किस प्रकार होगी। यहाँ स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड बी, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर y1 y2 y3 एंड y4। यहाँ हम लिखेंगे मिनिमम रेशियो, यहाँ स्टूडेंट हमारे पास बेस होगा तो उसके अकॉर्डिंग बेस वेरिएबल एंड यहाँ ऑब्जेक्टिव वैल्यूज बेस के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ ZJ माइनस CJ। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव वैल्यू हमारे पास फंक्शन में क्या है उसके अकॉर्डिंग हम प्रूव। तो चेंज LPP में ऑब्जेक्टिव क्या थी स्टूडेंट, y1 के अकॉर्डिंग 5, x2 यानी y2 के लिए 3 एंड y3 के लिए 0 एंड y4 के लिए 0। फिर स्टूडेंट बेस के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से वेक्टर थी, अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4। तो इसके अकॉर्डिंग वेरिएबल्स क्या होंगे, x3 एंड x4 और ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 0 एंड 0, x3 और x4 की। स्टूडेंट हमें क्वांटिटी कितनी दी गई है, b 15 और 10, पहले के प्रतिबंध के लिए 15 और दूसरे के लिए 10। और स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो होगी वो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 3 5 1 0 5 2 0 1। तो स्टूडेंट अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये जो सिंप्लेक्स सारणी है, जो सिंप्लेक्स टेबल है, उसका हमारे पास बेस टेबल बन गई। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या होगा, ZJ माइनस CJ। तो स्टूडेंट ZJ क्या होता है, ZJ होता है समेशन ऑफ YIJ मल्टीप्लाई CBJ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले Z1 के लिए बात करेंगे और माइनस CJ होगा स्टूडेंट। तो Z1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट Y11 और यहाँ से स्टूडेंट CB1 प्लस यहाँ से स्टूडेंट हो जाएगा Y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग 1 I के लिए और 2 स्टूडेंट सेकंड है तो 2 1, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे एंड मल्टीप्लाई CB2। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 3 इंटू CB1 कितना है 0 प्लस ये कितना है 5 इंटू 0
तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एंड माइनस सी जे कितना है, C1 कितना है स्टूडेंट 5, तो -5, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -5। Z1 माइनस C1 इक्वल टू 0 -5। इसी प्रकार स्टूडेंट इसके लिए करेंगे 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, तो +0, तो -3 इज -3, यहाँ से 0 -0, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा 0 -0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें चाहिए ZJ माइनस CJ वो ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव, या हम 0 कर सकते हैं। तो सिंस एवरी ZJ माइनस CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एंटरिंग वेक्टर, तो एंटरिंग वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट, इसके लिए जो मोस्ट नेगेटिव होता है, क्योंकि हमने एंटरिंग वेक्टर की डेफिनेशन में बात की थी कि जो मोस्ट नेगेटिव होगा वही हमारे पास एंटरिंग वेक्टर, तो इसके अकॉर्डिंग एंटरिंग वेक्टर कौन हो गया y1। तो स्टूडेंट एंटरिंग वेक्टर होगा तो हमारे पास BFS में हमेशा बेस में एलिमेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, तो यानी कि 2 यहाँ पे एलिमेंट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ कोई डिपार्टिंग होगा, डिपार्टिंग वेक्टर, तो कौन होगा स्टूडेंट, तो हम इसके मिनिमम रेशियो लेंगे। मिनिमम रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, बी के अकॉर्डिंग में हम इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे उनका हम भाग लगाएंगे पॉजिटिव का, हमारे पास ग्रेटर देन 0 एलिमेंट का भाग लगाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा 15/3 इक्वल टू 5, 10/5 इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट मिनिमम रेशियो कौन होगा 2, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देखेंगे बाहर कौन जा रहा है अल्फ़ा 4 बाहर होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर होगा y4, तो हम लिखेंगे न्यू BFS। तो स्टूडेंट न्यू BFS क्या होगा, α3 इज कांस्टेंट एंड α4 इज डिपार्टिंग, देन एंटरिंग y1, तो देन α1। तो स्टूडेंट हम इसी टेबल को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे। स्टूडेंट एक पेज में जब टेबल होगी तो हमें ये जो ऊपर की हेडिंग है वो हमें बार बार यहाँ पे पुटअप करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बेस की, तो बेस है α3 एंड α1, तो उसके अकॉर्डिंग x3 एंड x1। तो स्टूडेंट इनकी बेस के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है α3 की 0 y3 एंड α1 की यहाँ से स्टूडेंट कितनी हो जाएगी 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे जहाँ पे ये तीर क्रॉस होंगे तो वो हमारे पास एलिमेंट होगा, वो हमारा एलिमेंट कहलाएगा की एलिमेंट। तो ये की एलिमेंट इस प्रकार होगा। तो स्टूडेंट अब हम इसको इस सारणी के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो की एलिमेंट होता है उसकी रो में हम की एलिमेंट का डिवाइड कर देते हैं। तो 10 में 5 का डिवाइड हुआ तो 2, 5 में 5 का भाग किया तो 1, यहाँ से 2/5, 0 में 0 एंड 1/5। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया। अब स्टूडेंट हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जहाँ की एलिमेंट था वहाँ हमारे पास 1 आया, तो की एलिमेंट के जो सम्मुख अवयव होंगे, फ्रंट में जो भी अवयव होंगे वहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये 0 कब हुआ स्टूडेंट, जब हमने यहाँ एलिमेंट्स तो कौन सा आना था 3, लेकिन हमारे पास 0 आया। क्यों आया, क्योंकि 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 3 में से माइनस कर दिया। तो यानी कि पूरे सभी इस हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ जो अवयव आएंगे जो इस रो के उनमें से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 2, 1, 2/5, 0, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 3, माइनस करना है स्टूडेंट किस में से 15, 3, 5, 1, 0। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9, क्योंकि 15 - 6 तो 9, यहाँ हो जाएगी 0 तो देन 0 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 6/5। तो स्टूडेंट हमारे पास 19/5 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 0 × 3 0, तो 1 - 0 तो 1, 3 × 2 तो आ जाएगा माइनस का 3/5। तो ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब हम इसके लिए ZJ - CJ वापस फाइंड आउट करेंगे।
तो स्टूडेंट 1 इंटू 5, 0 इंटू 0 0, तो 5 प्लस 0 5, 5 माइनस CJ C1 5, तो 5 माइनस 5 इज 0. देन 19 अपॉन 5 इंटू 0 0, 2 अपॉन 5 इंटू 5 यानी कि 2, 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1. देन 0 0 माइनस 0, स्टूडेंट यहाँ जाएगा 1, तो 1 माइनस 0 एंड 1. तो स्टूडेंट हम फिर लगेंगे सिंस एवरी ZJ माइनस CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर एंटरिंग वेक्टर. तो एंटरिंग वेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हमारे पास मिनिमम वेक्टर केवल ओनली 1 है, और वो कौन सी है स्टूडेंट, y2. तो इसके अकॉर्डिंग y2, तो देन डिपार्टिंग वेक्टर. तो डिपार्टिंग वेक्टर के लिए स्टूडेंट हम यहाँ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 9 अपॉन 19 अपॉन 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 45 अपॉन 19. यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन 5 इंटू, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 5. तो स्टूडेंट यहाँ से मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी. तो देन मिनिमम वैल्यू, तो देन अल्फा 3 इज डिपार्टिंग, तो अल्फा 3 भी कॉरस्पॉन्डिंग y3, तो यहाँ डिपार्टिंग वेक्टर इज y3. एंड यहाँ स्टूडेंट जब तीर क्रॉस होंगे तो वो हमारे पास की एलिमेंट क्या हो, 19 अपॉन 5. तो देन न्यू BFS क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो अल्फा 3 इज डिपार्टिंग, तो देन अल्फा 1 इज कांस्टेंट, अल्फा 3 के स्थान पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अल्फा 2. तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू होगी स्टूडेंट, ZJ माइनस CJ. यहाँ हमारे पास अल्फा 2 एंड अल्फा 1, तो देन x2 x1. x2 की ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 3, एंड x1 की क्या है 5. यहाँ पे स्टूडेंट की एलिमेंट होगा, तो की एलिमेंट की रो में हम डिवाइड करेंगे 19 अपॉन 5 का, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 45 अपॉन 19. फिर यहाँ स्टूडेंट 0 में डिवाइड करेंगे 0, 19 अपॉन 5 में 19 अपॉन 5 का डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन 19. यहाँ स्टूडेंट माइनस का 3 अपॉन 5 डिवाइड बाय 19 अपॉन 5, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 19. फिर स्टूडेंट जब की एलिमेंट यहाँ था तो इसके जो फ्रंट में एलिमेंट्स होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0. तो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू क्या थी 2 अपॉन 5, तो यहाँ पे इस रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 5 को, और यहाँ आने वाले एलिमेंट्स में से सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे. तो यहाँ आने वाला एलिमेंट्स कौन सा था स्टूडेंट 2, माइनस यहाँ 14 अपॉन 19 इंटू 2 अपॉन 5, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अपॉन 9, तो हमारे पास 2 माइनस 18 अपॉन 19, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 20 अपॉन 19. यहाँ स्टूडेंट वैल्यू कौन है 1, तो माइनस 0 इंटू 2 अपॉन 5, तो स्टूडेंट इसको हमने 2 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 1 वैल्यू थी तो 1 में से हमने माइनस किया, तो आंसर आ गया 1. यहाँ स्टूडेंट कौन आने वाला है 0, तो लेकिन माइनस करेंगे, यहाँ वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 अपॉन 19, 2 अपॉन 5, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 19. फिर स्टूडेंट यहाँ वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 3 अपॉन 19 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 5. फिर स्टूडेंट यहाँ से हम माइनस करेंगे किस में से, यहाँ वैल्यू कौन सी आने वाली थी 1 अपॉन 5, तो माइनस माइनस प्लस स्टूडेंट ये हो जाएगा. तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 19. तो स्टूडेंट ये हमारे पास जब ZJ माइनस CJ, तो 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, माइनस C1 5, तो देन इज 0. 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 3, 3 माइनस 3 इज 0. 3 इंटू 5 अपॉन, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 15 अपॉन 19 माइनस 10 अपॉन 19 माइनस 0,
तो ये हमारे पास वैल्यू जाएगी 5/19। इसी प्रकार माइनस का 9/19 एंड 25/19, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/19। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लिखेंगे सिंस ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस हम लिखेंगे अतः उपयुक्त अबाउट टेबल उपयुक्त सारणी से प्राप्त हल इष्टतम हल है, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। क्या है स्टूडेंट, x1 वैल्यू आई हमारे पास 20/19 एंड x2 वैल्यू 45/19 एंड x3 इज़ 0 एंड x4 इज़ 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रफ थी, तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ लिख देंगे रफ। तो स्टूडेंट एग्जाम में हम जो अपने पास लैंडस्केप कॉपी होती है उसमें इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, तो रिजल्ट के लिए क्या हो जाएगा, अतः गिवन दी गई LPP का ऑप्टिमल सॉल्यूशन इष्टतम हल। तो स्टूडेंट हमें क्या दिया गया था, मैक्सिमम Z इक्वल टू 5 इंटू x1, तो x1 की वैल्यू आई 20/19 प्लस 3 इंटू x1 यानी कि 45/19। तो स्टूडेंट ये आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 235/19 दिस इज रिजल्टेंट आंसर। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम इस LPP को सॉल्व करेंगे। तो इजी टाइप में है स्टूडेंट, ये हमें सेक्शन के अकॉर्डिंग यूनिट 4 में इजीली सो होती है स्टूडेंट। कई बार क्वेश्चन एज इट इज़ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे एक दो बार स्टूडेंट रिपीट कीजिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम अगली क्लास में करते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।